नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए एक नया नाम निकाल दिया है, राष्ट्रीय सरेंडर संघ। और इसके पीछे ऐसा नहीं कि यूं ही उन्होंने कह दिया, एक ट्वीट उन्होंने किया है आज सुबह ही। और इस ट्वीट में इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्रीय सरेंडर संघ कहा है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के वहाँ एक आरएसएस से बीजेपी में आए हुए एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, महासचिव रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, जम्मू कश्मीर के प्रभारी रहे हैं, काफ़ी उस समय उन्होंने बड़ा योगदान दिया था जम्मू कश्मीर में राजनीति में, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। उनका नाम है राम माधव। राम माधव साहब अमेरिका गए हुए थे और वहाँ एक पैनल डिस्कशन में भारत अमेरिका संबंधों के नए रास्ते तलाशने के विषय पर एक कार्यक्रम हो रहा था। उस पैनल डिस्कशन में वो भी थे और उसमें उन्होंने ये कहा कि उस जब बातचीत हुई कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच और बेहतर संबंध कैसे हो सकते हैं। तो राम माधव ने जो कुछ कहा वो दरअसल वही बातें हैं जो विपक्ष मोदी सरकार के बारे में कहता रहा है, आरोप लगाता रहा है, लेकिन सरकार उस पर बात करने को, चर्चा करने को तैयार नहीं होती है। सरकार उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि हमने तो लगभग अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, फिर भी अमेरिका से अगर हमारे संबंध और अच्छे नहीं हैं, अमेरिका हमको कुछ नहीं समझता है, तो हम क्या करें। ये विवशता उन्होंने वहाँ जाकर उस पैनल डिस्कशन में, तमाम लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे, अमेरिका के भी थे, भारतीय समुदाय के भी लोग बैठे हुए थे, वहाँ उन्होंने ये बात कही है। हालांकि उसके बाद जब ये बात आई तो फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली, और माफ़ी मांगने पर भी क्या कहा वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा कि आप अमेरिका में कुछ कहोगे, नागपुर में कुछ कहोगे, और इसीलिए अमेरिका में आप पूरी तरीके से सरेंडर्ड हैं, उन्होंने इस संगठन का नाम ही राष्ट्रीय सरेंडर संघ कर दिया। अब क्या कुछ कहा है, उसके मतलब क्या निकाले जा रहे हैं, क्यों कहा उन्होंने, भारत आते ही यहाँ पर वो पलट क्यों गए, इन सारी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिल स्वामी जी है, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। राम माधव जी कह आए वहाँ पर कि अब हम क्या करें, ये विवशता वो जो बता रहे हैं वहाँ पर अमेरिका में, ये तो मुझे लगता है कि इस तरीके से क्या जो उनका टोन था, बताने का जो तरीका था, क्या माना जाए कि सरकार का यही तरीका अमेरिका के सामने है भी? क्योंकि एक के बाद एक, चाहे ईरान से तेल न खरीदने का मसला हो, रूस से कब हम तेल खरीदेंगे कब नहीं खरीदेंगे ये मसला हो, या फिर टैरिफ आप 50% लगा दे रहे हैं, हम खामोश हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आप हमारे नागरिकों को उसमें क्या जंजीरों में आप जकड़ कर भेज दे रहे हैं, तब भी हम खामोश हैं। यही विवशता उनकी दिखाई पड़ रही थी। आखिर क्या वजह है इसकी? और आकर फिर पलट भी गए। हाँ, ये एक और बात है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये नहीं कहा उन्होंने कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया क्योंकि ये बात कही गई थी अमेरिका में। वो बोल रहे हैं कि हाँ मैंने कहा, लेकिन ये सब तथ्यात्मक रूप से झूठ है। तो आप अमेरिका में झूठ बोल रहे हो कि आप भारत में झूठ बोल रहे हो, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि आखिर ऐसी क्या विवशता है कि आप अमेरिका में जाकर सही बोलाते हो? देखिए मिश्रा जी, वास्तविकता ये है, देखिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा क्रिएट कर दी राम माधव ने जी। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं इतने दिनों से, यही बात तो कांग्रेस कह रही है, यही तो अपोजिशन कह रहा है जी कि ईरान से तेल खरीदना आपने बंद कर दिया अमेरिका के कहने पे, रूस से बंद कर दिया अमेरिका के कहने पे, टैरिफ बढ़ाया आप कुछ नहीं बोले, आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने आपको नरक कह दिया, आप कुछ नहीं बोले। अच्छा, गोदी मीडिया ने जो इतने दिनों से इतनी ज्यादा मेहनत की थी, आपको हजारों डिबेट का रेफरेंस आप ले सकते हैं जी, जिसमें गोदी मीडिया ये दिखाने का प्रयास करता था कि हमने तो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, जबकि वास्तविकता ये है, जब अमेरिका ने कहा कि इसके बाद आप तेल नहीं खरीदेंगे, तो आप जानते हैं तेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जी, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो धीरे धीरे वो तेल आता गया, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ये कहा गया था कि जो शिप लोड हो गए हों और सी में आ गए हों उनको आप मंगा सकते हैं और रूस भेज सकता है, लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही थी। अच्छा, गोदी मीडिया इस बात पे आड़ लेके बैठ जाता था कि नहीं देखिए हमने तो लास्ट मोमेंट तक तेल भारत में आया, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी, वो रिड्यूसिंग हमारे यहाँ सप्लाई थी। अच्छा, इसी बात को राम माधव ने प्रूव कर दिया जी कि भाई गोदी मीडिया झूठ बोल रहा था, गोदी मीडिया सही नहीं कह रहा था,
और राहुल गांधी और बाकी हम लोग जो बात कह रहे थे कि हम अमेरिका के दबाव में हैं, उसको राम माधव ने सिद्ध कर दिया कि वो बात सही थी। नंबर एक। नंबर दो, जी देखिए मुश्किल क्या होती है मिश्रा जी, आप सोचिए, और ये पहले भी मैं अपनी डिबेट में कह चुका हूं। मान लीजिए आप अमेरिका विजिट पे जाएं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप वो करें, एड्रेस करें, और कोई प्रेस वाला आपसे पूछ ले, बताइए भारत की डेमोक्रेसी की स्थिति क्या है जी। और आपको डिबेट में लोग देखते हैं, मुझे भी देखते हैं, पर हमें लगता है, मेरा ये विचार है जी कि भारतवर्ष के अंदर संविधान की अवहेलना हो रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा, मान लीजिए अमेरिका में या ब्रिटेन में ये प्रश्न मुझसे पत्रकार पूछे हैं, मैं क्या जवाब दूं? मैं सच बोलूं या झूठ बोलूं? या जो मैं, अच्छा अगर मान लिया मैं कहूं नहीं लोकतंत्र बहुत अच्छा है और डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है, संविधान को कोई खतरा नहीं है, जब मैं हिंदुस्तान लौट के आऊंगा तो लीडर ऑफ पोजीशन से ये लोग नहीं पूछेंगे क्या कि आप यहां तो कहते हैं डेमोक्रेसी खराब है, वहां जाके आप बोला है डेमोक्रेसी अच्छी है? भाई सच तो सच है ना। जो मेरा विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। बीजेपी वालों को लगता है कि डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है, संविधान को कोई खतरा नहीं है, उनको अधिकार है अपने मत रखने का, मुझे अपने अधिकार है मत रखने का। तो राम माधव ने, अच्छा फिर उसके बाद आप कहें ये तथ्यात्मक बात नहीं है। अरे तथ्यात्मक बात तो ये है कि आपने ईरान से तेल खरीदना बंद किया या नहीं किया, आपने रूस से तेल खरीदना कम किया या नहीं किया। जब अमेरिका ने 1 महीने की आपको मियाद दी तो उसके अंदर आपने तेल खरीदना बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? जब 1 महीना खत्म हो गया तो आपने अमेरिका से रिक्वेस्ट नहीं की क्या कि 1 महीने की मियाद को बढ़ा दीजिए? क्या यह बात सही नहीं है कि अमेरिका ने पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे लगाया और वो टैरिफ घटा के भी जो ट्रेड डील के बाद हो रहा है वो 18% हो रहा है, जबकि पहले डोनाल्ड ट्रंप आने के पहले वो 3% था। तो 3% से 18% होना और जो हम टैक्स लिया करते थे उसको 0% होना। लेकिन अब सवाल यह है, राम माधव झूठ तो बोल नहीं पाए, अच्छा सच भी उनके लिए परेशानी क्रिएट कर रहा है और झूठ भी नहीं बोल पा रहे, इसलिए वो फंस गए। तो देखिए ये बात जो है बिल्कुल एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा सर, वो बता दें हम, चूंकि वो अंग्रेजी का क्लिप है, वो बहुत वायरल है, जो राम माधव ने कहा है उसका जो मतलब है, उसमें उन्होंने कहा कि भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई। हमने अपने विपक्ष के भारी आलोचना के बावजूद रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने अधिक बिना कुछ कहे 50% टैरिफ स्वीकार कर लिया। तो अमेरिका के साथ काम करने के लिए भारत वास्तव में क्या पर्याप्त नहीं कर रहा है? अरे भाई, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप अमेरिका के आगे पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ सिर्फ इसलिए कि आप अमेरिका के साथ मिलकर काम करो? अमेरिका के साथ कौन सा काम आप मिलकर करना चाह रहे हो कि वो आपसे ज़बरन सारे काम करवाए? दूसरी बात मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं कि आकर पलट गए तुरंत, और जो उन्होंने पलटने पर बात कहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने जो कुछ कहा वो गलत था, भारत ने कभी भी रूस से तेल आयात बंद करने पर सहमति नहीं दी थी। ये 50% टैरिफ लगाए जाने का जोरदार विरोध किया था। कब किया था किसी ने नहीं देखा। मैं दूसरे पैनलिस्ट के सीमित प्रतिबिंब को रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह तथ्यात्मक रूप से गलत था। पहला बयान जो मैंने बताया वो उन्होंने अमेरिका में दिया उस पैनल में, जो वास्तव में उन्होंने कहा। दूसरा बयान भारत में वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया, ट्वीट करके बताया उन्होंने। मैं ये जानना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनके सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी या डर है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से पलट गए अपने बयान से और तथ्यात्मक बात वहां करके आए हैं और यहां आकर वो झूठ बोल रहे हैं? अगर सीधे सीधे कहा जाए कि वो झूठ बोल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। उनके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है, कौन सा डर है? वो तो आरएसएस से बीजेपी में आए हुए हैं और अब तो उनके पास कोई पद भी नहीं है कि मोदी जी छीन लेंगे। नहीं, देखिए सच्ची बात यह है कि ये जो उन्होंने वहां जाके कहा जी, और पैनल डिस्कशन में, मानी बात है कि जब आप इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने बैठे हैं तो आपको सच ही बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते हमारे यहाँ का नारा है, तो आपको सच ही बोलना चाहिए था। अगर राम माधव ने जो बोला वो सच बोला, यही बात तो हम कह रहे थे, सच बोला। लेकिन मुश्किल क्या है ना कि वो उनकी पार्टी लाइन नहीं है, वो आरएसएस की लाइन नहीं है। पार्टी लाइन तो ये है कि राहुल गांधी अगर वहां जाके सच बोल देते हैं तो वो तो दूसरे देश पे जाके अपने देश की बदनामी नहीं करनी चाहिए। और राम माधव कर रहे हैं तो अपने देश में आके कह रहे हैं तथ्यात्मक रूप से मैं गलत था। तो भैया तथ्यात्मक रूप से गलत थे और आपने देश की प्रतिष्ठा को अगर आप मानते हैं आपने गिराया तो आपके खिलाफ एफआईआर हो कि आपको अरेस्ट क्यों ना कर लिया जाए, आपको अरेस्ट क्यों ना किया जाए? केवल अगर आप ये कहें, खेद व्यक्त कर दें, तो वास्तविकता यह है जो उन्होंने अमेरिका में कहा था वो सच कहा था, वो सही था।
जी। लेकिन अब ये पॉलिटिकली इट इज नॉट डाइजेस्टेबल, इसलिए ये कह रहे हैं कि नहीं साहब मेरा मंशा ऐसी नहीं थी और तथ्य इसके बिल्कुल उल्टे हैं, जबकि तथ्य प्रूव कर रहे हैं। जो बिल्कुल। राम माधव ने अमेरिका में कहा वो सच है, ये तो तथ्य प्रूव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रूव कर रहे हैं। वरना आप बार बार, अच्छा ये बताइए, चलिए मिश्रा जी एक और प्रश्न पूछते हैं, अगर पूरे विश्व में 50% टैरिफ हम पे लगाया गया, हमने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? जी। हम क्या जरगोर गुलाम हैं अमेरिका के कि वो जो लगा देगा, वो कहेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिका से आने वाली चीजों में 0% कर दो, और तुम्हारे यहां से जो माल अमेरिका आएगा पहले 3% पे आता था, वो आता था पहले, वो टैरिफ जो है अब उस पर टैरिफ आप 0% कर देंगे, और हम जो इंडिया के अंदर माल भेजेंगे उसे आप 0% टैरिफ पे कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप क्यों नहीं बोले? वाई डिड यू नॉट प्रोटेस्ट? आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, आपने रूस से अपने संबंध खराब कर लिए। मानी बात है कि रूस जो पहले आपको डिस्काउंट पे तेल देता था, अब वो कहता है कि हम डिस्काउंट पे तेल नहीं देंगे, जी। जबकि वो आपको रुपए में तेल दे रहा था। एक तो डिस्काउंट पे तेल दे रहा था, एक रुपए में तेल दे रहा था। अच्छा, फिर ईरान जो है आज चीन को तेल दे रहा है, युआन में दे रहा है, पूरे बाकी कंट्रीज को, वो रशिया को भी युआन में दे रहा है। आपके देश से आपने, क्योंकि ईरान से तेल बनाना बंद कर दिया, उनके आयतुल्लाह की जो शहादत हुई उस पर भी आपने शोक व्यक्त नहीं किया, तो आप रूस से भी कट गए, आप चीन से भी कट गए, आप ईरान से भी कट गए, आप तुर्की से भी कट गए, और अमेरिका जिससे आप नहीं कटे और प्रूव करना चाह रहे हैं वो हमारा मित्र है, वो आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है। भाई, जब उसने कहा कि भारत और चीन जो है ये नरक समान है, उसने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? उसने नेपाल का नाम क्यों नहीं लिया? उसने बांग्लादेश का नाम क्यों नहीं लिया? क्या इसलिए नहीं लिया कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है? आप तो बुरा मान जाते हैं जब वो कहते हैं इट्स ए डाइंग इकोनॉमी। भाई, हमारे देश के अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज में जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो यह हमारे देश के लिए दुख का विषय है कि नहीं? अडानी जी अगर एशिया के सबसे रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते हैं और 80 करोड़ लोगों को खाने को नहीं मिलता है, तो ये मानी बात है कि हमारे लिए शर्म की बात है, ये कोई उसकी बात तो है नहीं कि बिल्कुल गर्व करने की बात तो है नहीं। यहाँ कोई अमेरिका अगर ये कह रहा है तो मानी बात है यार। आप ये सोचिए ना, हम तो चलिए मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन हम गरीब होते, हमारे मकान को तोड़ देते, झुग्गी होती और हमारे मकान को बुलडोजर आके तोड़ देता। बड़े बड़े लोगों की कोठियां ना तोड़ता, मेरी झुग्गी तोड़ देता, मेरे घर के चूल्हे को तोड़ देता। गैस मुझे मिलती नहीं, तनख्वाह मुझे 10,000 मिलती, 400 रुपए किलो का मैं 2,500 रुपए किराए लेके रहता, तो मारी बात है मेरे लिए नरक समान हो जाता। तो नरक को स्वर्ग बनाने की कोशिश की है ना। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनकी थोड़ी आमदनी को कम कीजिए और गरीबों की आमदनी को बढ़ाइए, मिडिल क्लास को बेनिफिट दीजिए। कांग्रेस के जमाने में 50% हमको डिस्काउंट मिलता था, रेल कंसेशन मिलता था, आपने वो विड्रॉ कर लिया। आपने गैस सिलेंडर पे वो मिलता था, आपने कहा कि देश के लिए आप समर्पित कर दो, आपने देश के लिए समर्पित करा लिया और सबको जाके अडानी जी को दे दिया। ये जो नरक कहने वाली बात है, ये बयान जो है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, किसी और ने था जिसको उन्होंने अपना रीट्वीट किया था, एक तरीके से समर्थन किया था, उसको लेकर भारत की जो एक कहा जाए कि नपी तुली या एक बिल्कुल स्ट्रांग कोई रिएक्शन नहीं आई। पहले तो कुछ आई ही नहीं, लेकिन वहीं आप ये देखिए कि चीन ने ज़बरदस्त प्रतिकार किया है इसका। और चीन में किसने किया है? भारत में जो चीन का दूतावास है उसकी प्रवक्ता है यू जिन, उन्होंने एक्स पर ही यानी ट्विटर पर एक पोस्ट डाली है और कि ये धरती पर नरक है, और उन्होंने अमेरिका और चीन दोनों की तस्वीरें अलग अलग शेयर की हैं और लिखा है उस पर कि एक देश खत्म नहीं होने वाले युद्धों पर हर साल 1 ट्रिलियन खर्च करता है, वहीं हम अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन बनाने पर 1 ट्रिलियन खर्च करते हैं। अगर इस जीवन को नरक कहा जाता है तो हम इसे हमेशा झेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आईना दिखाया है उन्होंने अमेरिका को कि आप चीन को नरक कह रहे हैं और हमारे और आप में ये अंतर है। इस तरह की रिएक्शन भारत की तरफ से नहीं आई। दूसरी ओर आपने जो कहा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि यहाँ पर अपनी स्थितियों को देखते हुए कोई व्यक्ति इसको दूसरा देख रहा है तो उसको नरक लग रहा है। आज संजय राउत है, शिवसेना के सांसद है, राज्यसभा सदस्य है, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और वो हमको सबको बहुत ही गंभीर रूप से उस पर चिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है और इस तरह की घटनाएं पिछले 10 साल से कितनी ज़्यादा हुई हैं कि लोकतंत्र के लिए कितना शर्मनाक है।
ये वही स्थितियां हैं जिनको देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे लोग और वहाँ रहने वाले लोग या विदेशों में रहने वाले लोग भारत को नरक कहने की हिम्मत जुटाते हैं। तो ये अब बाहर तो लोग यही सारी चीज़ें देख रहे हैं ना। आपको लग रहा है कि आपने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, पूरी की पूरी पार्टी आपने तोड़ दी, उसके सारे सांसदों को आपने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर अपनी तरफ कर लिया, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि हम भारत का लोकतंत्र किधर चला जा रहा है और उसको लेकर वो आपको नरक बता रही है। आप उसका प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और आप अपनी एक आपत्ति भी नहीं दर्ज करा पा रहे हैं, और आपके नेता, बड़े नेता जाकर वहाँ कह भी रहे हैं कि हम तो आपके आगे बिल्कुल सरेंडर्ड हैं, फिर भी आप हमसे दोस्ती नहीं कर रहे हैं। हद हो गई है। तो देखिए, अमेरिका जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल रहे थे, उस एड्रेस से बाहर निकल रहे थे जी, वहां एक पत्रकार ने गाड़ी में बैठते हुए राम माधव से कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर आपने क्रिश्चियनों को एक जीप पे क्यों जलाया, एक परिवार को। वो मेरे ख्याल से जो उड़ीसा की घटना हाँ, उसका संदर्भ ले रहे थे। जी जी। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर आप मुसलमानों को इतना मैला ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, उनको देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी क्यों कहते हैं। राम माधव ने कोई जवाब नहीं दिया, गाड़ी से वो चले गए। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज बताइए, कई बार लोगों ने मुझसे पूछा, मान लीजिए कभी डिस्कशन होता था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री कौन है। भाई मेरी निगाह में दुनिया से की सबसे खूबसूरत स्त्री मेरी मां थी। बहुत सुंदर नहीं थी, 5 फीट 3 इंच की थी, कमर भी झुकी हुई थी, रंग भी बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन मेरे लिए तो मां से सुंदर स्त्री दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। कारण यह है कि उसकी गोद में मेरे को सिर रख के नींद अच्छी आती थी, उसके प्रेजेंस में मुझे लगता था कि मैं सुरक्षित हूं। वैसे ही मेरी भारत माता है। क्या मिश्रा जी, किसी को यह अधिकार है कि मैं मेरी मां को बदसूरत कहे? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को यह किसने अधिकार दिया कि मेरी मां को बदसूरत कहे वो? और इस पे तो इंटरनेशनल कोर्ट में उस पर केस चलना चाहिए। और बिल्कुल चीन ने सही कहा, और ये चीन का प्रतिकार बिल्कुल सही है। अरे आप वहां पे करोड़ों रुपए युद्ध के लिए झोंक देते हैं। आप अपने जो आपका मौसेरा भाई है इजराइल, उसके माध्यम से आप ईरान के ऊपर युद्ध करा के 165 लोगों, बच्चियों को मार देते हैं। गाजा के अंदर आपने लाशें बिछा दी हैं, आप न रखें। हमारा देश तो स्वर्ग है, जैसा भी है, वॉटेवर जैसा भी है। मेरी भारत गरीब है, हम लोग गरीब हैं, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, लेकिन भारत से सुंदर देश मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन अगर मोदी जी इसका प्रतिकार भी नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब वो भारत को प्यार नहीं करते, भारत माता को प्यार नहीं करते? तो ये बीजेपी आरएसएस वाले नौटंकी क्यों करते हैं, भारत को प्यार करते हैं? अरे मेरी माँ को कोई कुछ कह के देखे। आपको भी अपना बचपन याद होगा, हम लोग कहते थे यार हमें जो करना है कर लो, हमारी माँ बहन को कुछ मत करना। यहाँ माँ को गालियां दी जा रही हैं, हमको बदसूरत कहा जा रहा है, उनको नरक कहा जा रहा है, और हम लोग चुपचाप, बधा की मजबूरी की वजह से हम लोग चुप बैठे हैं। बिल्कुल वही है कि आखिर आप क्यों। और यहाँ ये एक बड़ी सीख दी है जो चीन ने, कि आप ये देखिए कि आपके खिलाफ कोई उंगली उठाता है तो कैसे उसका विरोध किया जाता है। चीन की बात तो अपनी जगह है, वो तो अमेरिका उसके सामने क्या है कुछ कर सकता है वो दिखाई पड़ गया इस पश्चिम एशिया में भी। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने चीन के जहाज़ों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया, एक बार आंख दिखा दी तो दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी कि हाँ हम आपके जहाज़ों को रोक देंगे। और दूसरी ओर जब हमारे देश के लोगों को हाथ पैर बांधकर जंजीरों में जकड़ कर भेजा जा रहा था, छोटे छोटे देशों ने रिएक्ट किया, अपने एक जहाज़ भेजकर उनको बुलाए। लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये यही तरीका होता है इस तरीके से गए हुए लोगों को। तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो कहा है राम माधव ने, वहाँ पर एकदम सही बात उन्होंने कही। लेकिन यहाँ आकर उनको पलट जाना पड़ा। इस पलटने के पीछे, इस गलती के पीछे, इस माफ़ी जो मांग रहे हैं उसके पीछे निश्चित तौर पर कोई डर है, खौफ है, कुछ न कुछ तो ज़रूर है। अब क्या है राम माधव ही बता सकते हैं, दूसरा कोई क्या बताएगा। लेकिन हम लोग इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ है भी नहीं जिसके लिए कहा जाता है कि भाई कोई न कोई लालच होगा। न आप मंत्री हैं, न आप कोई किसी बड़े पद पर हैं, न आगे कुछ आपको संभावना है। जिस तरीके से आपको जम्मू कश्मीर के प्रभारी के पद से हटाया गया था, इतने सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे थे, उसके बावजूद यानी आपको न पाने का डर न खोने की चिंता, फिर भी आप इतने डरे हुए हैं कि आपने सही बात के लिए यहाँ माफ़ी मांग ली। देखिए मिश्रा जी, आपने ये नहीं समझा कि राम माधव ने जो बात कही है, इससे पूरा भारतीय जनता पार्टी का और गोदी मीडिया का नैरेटिव बदल गया है। नैरेटिव फेल हो गया है।
आज सारे यूट्यूब चैनल्स पे आप देख लीजिए, राम माधव के स्टेटमेंट को डिस्कस किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी को अपने को राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले, जबकि अंग्रेजों के समय में जब आंदोलन कांग्रेस कर रही थी उस समय अंग्रेजों के साथ थे, कई लोग इनके 60 रुपए की पेंशन लिया करते थे, इनका नैरेटिव फेल हो गया। आप क्या सोच रहे हैं जब हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, बंगाली डिस्कस नहीं कर रहे होंगे वेस्ट बंगाल के अंदर? अभी तो सेकंड फेज का इलेक्शन होना है ना, वो डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। राम माधव झूठ बोल रहे हैं, वहां सच बोल रहे हैं, यहाँ उसको कह रहे हैं नहीं मैंने गलत बोल दिया था, तथ्य नहीं कहते हैं। अरे आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को डील कर रहे थे, फिर आप राहुल गांधी की आलोचना करते हैं कि राहुल गांधी सच क्यों बोलते हैं विदेश में जाके। अरे राहुल गांधी, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, भाई मुझसे पूछा जाएगा स्वामी साहब आपके बाल सफेद हैं, मैं कहूंगा नहीं साहब मेरे बाल काले हैं। अरे यार मेरे बाल सफेद हैं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। भारत के अंदर लोकतंत्र की अब आप देखिए 9 जगह पे ईडी की रेड हुई है, और ये 9 की 9 जगह ऐसी हैं जो सेकंड फेज में जहां इलेक्शन होना है, क्योंकि वो डिसरप्ट करना चाहते हैं अपोजिशन के मनी फ्लो को और कैश फ्लो को, जो इन्होंने पहले किया था नोटबंदी के समय। पूरा समाजवादी पार्टी के कैश फ्लो को इन्होंने खत्म कर दिया था। इनके लोग तो पैसा की बक्से ले लेके जाएंगे, उन्हें तो पुलिस सीबीआई रोकेगी नहीं। वो अपोजिशन वालों को आपने, क्योंकि 9 लोग जिनका रेड हो गई है, मानी बात है, कैश फ्लो जो भी कैश उनका जेन्युइन होगा वो भी जब्त हो जाएगा। वो भी कैश, जैसे कांग्रेस का इन्होंने बैंक अकाउंट सीज कर दिया था, उसको बंद कर दिया था, वो ये कर रहे हैं। तो ये राम माधव के एक स्टेटमेंट ने इनका पूरा का पूरा नैरेटिव फेल कर दिया, ये समस्या है। तो राम माधव के साथ क्या होगा 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी है सच बोल के। क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना कि झूठ बोलो बार बार बोलो, झूठ बोलो बार बार बोलो। अब राम माधव ने सच बोल के मोदी जी को फंसा दिया है। हाँ, झूठ चाहे आप लाख बार बोलिए, लेकिन सच एक बार भी अगर बोल देंगे तो वो सच ज्यादा पावरफुल होता है, और झूठ कई बार। जी हाँ, बिल्कुल एकदम सही आपने कहा कि उस नैरेटिव को बदल दिया है। और एक बात और भी है कि उस पर मुहर भी लगा दी कि बार बार विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, संसद में चर्चा की मांग की जा रही है, आप आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं कि आप अमेरिका के कहीं न कहीं उसके ज़बरदस्त दबाव में हैं, और वो बार बार दिखाई पड़ रहा है। अब मेरा एक सवाल ये है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कि इतनी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इतना कुछ कह दे रहे हैं, सब तमाम बातें हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने क्या कह दिया, यानी वो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर बार बार अटैक कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि मैं उनका चाहूं तो जब चाहूं मैं उनका करियर तबाह कर सकता हूं। इन सब पर खामोशी प्रधानमंत्री की, सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से, और अगर प्रतिक्रिया आती भी है, जबरन पूछा जाता है सवाल, तो इतनी नपी तुली, बिल्कुल संतुलित तरीके से, ऐसे लगता हुआ है जैसे डरते डरते हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है, वजह क्या है? देखिए, कारण यह है कि मान लीजिए आपका कोई सीक्रेट मेरे पास आ जाए और मेरा कोई सीक्रेट आपके पास आ जाए, कोई ऐसा सीक्रेट आ जाए जिसके एक्सपोजर से मेरी पूरी जो एक इमेज बनी हुई है सोसाइटी के अंदर वो ध्वस्त हो जाए, तो ब्लैकमेल हो जाऊंगा। यही तो ब्लैकमेलिंग में होता है। ब्लैकमेलिंग में होता क्या है, वो ब्लैकमेलिंग हो रही है। अच्छा, सीधी सी बात यह है कि अगर आपको राष्ट्र से प्यार है, अगर आपको देश से प्यार है, तो देश प्यार के लिए आप अपना पद को त्याग कर दीजिए, किसी दूसरे को बिठा दीजिए। राष्ट्रीय सेठ को बचाना आपकी एक मजबूरी है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने किसी दिन अगर ठान लिया, 5 मिनट लगता है वहां के कोर्ट का डिसीजन होगा। 1 साल तक अमेरिकन कोर्ट्स के वारंट इश्यू होने के बावजूद राष्ट्रीय सेठ को सर्व नहीं हुए थे। जब वहां पे बहुत ज्यादा ईमेल से उन्होंने सम्मन भेजे और वारंट भेजा, तब जाके इनके वकील और वहां जाके हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का दंड देने को तैयार है, भुगतने को तैयार हैं। तो आपका भाई यही तो इसलिए तो कहा जाता है कि जो बड़े पद पे बैठे हुए लोग हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देयर पर्सनल कंडक्ट। अगर वहां जाके आपने कोई ऐसा कुकर्म कर दिया है जिसका सीक्रेट उनके पास है, तो उसको ब्लैकमेल करेंगे। वही ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस ब्लैकमेल की वजह से भारत की जो इतनी बनी बड़ाई प्रतिष्ठा थी वो नष्ट हो रही है। लेकिन अब भी कि ब्लैकमेल होने की वजह से भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, भारत का आर्थिक नुकसान हो रहा है, वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से उसको एक नुकसान हो रहा है वो अलग बात है। जबकि ये जान रहे हैं कि अगर किसी चीज़ की वजह से कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट चीज़ है जिसकी वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, कभी न कभी वो बाहर आनी ही है। ऐसा कैसे समझ ले रहे हैं
कि ये चीज़ बाहर नहीं आएगी। ये क्या, या फिर उनको ये भरोसा है कि अगर हम बार बार ब्लैकमेल होते जाएंगे तो वो चीज़ बाहर नहीं आ पाएगी? देखिए, वो परपीचुअल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है जी। भाई। आप ब्लैकमेलर्स क्या करते हैं, हर महीने 50,000 रुपए दो, फिर कहते हैं 70,000 दो, फिर कहते हैं 1 लाख दो। अच्छा, ये दोनों पक्षों को ये पता होता है, ये खुलेगी तो बात कभी ना कभी है ही। तभी तो राहुल गांधी कहते हैं भाई, राहुल गांधी इतने अच्छा। एक सुनिए, मधु किश्वर की बात सुनिए। मधु किश्वर के ऊपर एफआईआर लिखा दी, पुलिस उनके घर पहुंच गई जी। मधु किश्वर के चेहरे पे एक शिकन आपको दिखाई पड़ी? उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोर्ट आऊंगी और कोर्ट में दस्तावेज पेश करूंगी। सुब्रमण्यम स्वामी बार बार ये कह रहे हैं कि, और कितनी खुल के कह रहे हैं और कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। उन पे एफआईआर नहीं हो रही है, उन पे कोई केस नहीं हो रहा है। वो कहेंगे ठीक है, आप केस करो ना। अभी तक तो ये बातें यूट्यूब में और गोदी मीडिया में डिस्कस हो रही हैं, इसको हवा में उड़ा सकते हैं। कोर्ट में तो मैं डॉक्यूमेंट पेश करूंगा और दिखाऊंगा कि जो बात मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं, तो उसके बाद खेल आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी पे कोई केस नहीं हो रहा है। मधु किश्वर कह रही है कि मुझे मारने का खतरा है, मरने का खतरा है, लेकिन मैं खतरा झेलूंगी, लेकिन सच को नहीं दबाऊंगी, और आई एम नॉट अफ्रेड, मैं कोर्ट में जाके गवाही दूंगी। ये है समस्या। दिल्ली सरकार उधर फंसे हुए हैं जी। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने तो इतनी तमाम बातें, आपत्तिजनक बातें विधानसभा के भीतर कही थी। आज वो बीजेपी में के नेता हैं, विधायक हैं और मिनिस्टर भी हैं। तो आखिर क्या उनकी बातों को क्यों किस तरीके से माफ़ कर दिया गया, या कहीं ऐसा भी ना होता कि उनको बुला लिया गया कि कहीं आदमी सच में सिरफिरा आदमी है, कहीं ले जाकर ये सारे दस्तावेज और सीडी वीडी जो है वो जाकर लीक कर दे कहीं? ये डर था। उनके खिलाफ तो कुछ भी नहीं हुआ। आज बड़े मजे में है। नहीं, दूसरी वाली बात आपकी सही है भाई। अगर आपके पास, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हो, मान लीजिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हो जी, मेरे पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, किसी के बारे में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो कहेंगे कि ठीक है स्वामी साहब आ जाओ, तुम यहाँ डॉक्यूमेंट दे दो भैया, तुम्हें हम बना देते हैं, कहीं का मिनिस्टर है, गवर्नर बना देते हैं, कहीं का एम्बेसडर बना देते हैं, चले जाओ। ये लेकिन डॉक्यूमेंट को मत दिखाना, ये ब्लैकमेलिंग में होता है। तो कपिल मिश्रा जैसा आदमी जो कि खुलकर आम आदमी पार्टी का विधायक रहा और विधानसभा के अंदर उसने ये सब आरोप लगाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गया और उसके बाद मंत्री बन गया। अरे स्मृति ईरानी, आपको याद होगा, स्मृति ईरानी भूख हड़ताल पे मोदी जी के खिलाफ बैठी थी, और उसके बाद वो फिर मंत्री बन गई और बिल्कुल आंखों का तारा बन गई। तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास सीक्रेट है, और ये होगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप होगा वो उसको ब्लैकमेल करेगा, नेतान्याहू होगा वो ब्लैकमेल करेगा, कपिल मिश्रा होंगे वो ब्लैकमेल करेगा। तो सीक्रेट बड़े आदमियों को नहीं देना चाहिए। योर कंडक्ट इन पब्लिक प्लेस हैज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप साधारण आदमी नहीं हैं और आपके ब्लैकमेलिंग की वजह से देश का नुकसान हो रहा है। आप इंडिविजुअल नहीं हैं, आपके वजह से अगर देश का नुकसान हो रहा है तो मानी बात है कि आपने जो काम किया था आपको नहीं करना चाहिए था, अगर कुछ किया है तो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात मुझे बताएं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी की, जिस तरीके से इन चीज़ों पर आप ब्लैकमेल भी हो रहे हैं कथित तौर पर, क्योंकि ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि आप एक के बाद एक ऐसी चीज़ों पर, ऐसी जगहों पर झुक रहे हैं जहां आप न झुकें। आप 140 करोड़ की जनता के प्रतिनिधि हैं, पूरा देश ऐसे मामलों में आपके साथ खड़ा रहता है। उसके बावजूद अगर आप बार बार झुक रहे हैं, फिर उन चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्या लगता है कि ये पर्दा डालने की कोशिशें कामयाब होंगी? क्योंकि कई बार होता है कि जिस तरह से इन सब के बावजूद विपक्ष पर हमलावर हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर हम लोग उसकी रिएक्शन देखते हैं, तो क्या आपको ये भी लगता है कि पर्दा डालने की इनकी कोशिश कामयाब हो जाती है? लोग वास्तव में ये स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, अमेरिका दबाव डाल रहा है, लेकिन अमेरिका के दबाव में मोदी जी नहीं आने वाले हैं, पब्लिक ये मान लेती है क्या? नहीं, पब्लिक तो देखिए मान चुकी है कि मोदी जी दबाव में आ गए हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटल एविडेंस भी इसका है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है। भाई दोनों तरह के एविडेंसेस हैं कि हम दबाव में हैं, भारत सरकार दबाव में है। अच्छा, इसीलिए गेम खेलते हैं। अब ये देखिए, बंगाल के अंदर जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, सबको पता है जी, दीदी स्वीप कर रही है, इलेक्शन स्वीप कर रही है, और 200 सीट से कम टीएमसी को नहीं मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछली बार से खराब हो सकती है। इसीलिए उन्होंने पंजाब का नाटक रचा। अच्छा, पंजाब के जो 7 सांसद आपने ले लिए, एक नाम बता दीजिए मिश्रा जी, इसका कोई फील्ड लेवल पे कोई होल्ड हो। भाई सुनील जाखड़ गए थे ना वहां, पंजाब कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष बन गए थे जी, और एक अमरिंदर सिंह साहब गए थे, एक्स चीफ मिनिस्टर जो थे कांग्रेस के, उन दोनों को कोई स्थान मिला क्या?
क्या इन 7 लोगों को नहीं पता है? लेकिन लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब पे रेड हुई, वो अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी में चले गए। लेकिन जनता करे क्या? आपने मुख्य चुनाव आयुक्त को सारे अधिकार दे दिए, उनसे कहा इन पे कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता, एसआईआर के माध्यम से नाम काटो। फिर बंगाल के अंदर आपने देखा होगा एक गाड़ी पकड़ी गई है जिसपे ईवीएम आ रहे थे, मैंने वोट आपने इस ईवीएम में डाले और आए इसमें और गए उसमें, और उसके बाद उसकी काउंटिंग हो गई, काउंटिंग में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा और इलेक्शन जिता दिया जाएगा। फिर आप चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट जाते रहिए, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो उस स्थिति में जनता करे क्या? लेकिन मैं एक खतरा इसमें महसूस कर रहा हूं जी। देखिए, बाकी प्रदेशों में इन्होंने जो कर लिया सो कर लिया। बंगाल के अंदर क्योंकि ममता बनर्जी का एक ग्रास रूट सपोर्ट है, उनकी एक कॉल पे 5-5 लाख आदमी सड़क पे आ जाता है। अगर इन्होंने चुनाव ईमानदारी से संपन्न होने दिया और ममता बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनने दिया, तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि दिल्ली पे चढ़ाई करूंगी। अगर किसी वजह से इन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया, बेईमानी करके हरा दिया, तो इससे ज्यादा मुश्किल इनके लिए क्रिएट हो जाएगी। मैं ये चाह रहा था, मेरी इच्छा ये थी कि लोकतंत्र संविधान को बचाने की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं और आप चुनावी प्रक्रिया से नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, तो गांधी जी के दिखाए रास्ते पे अहिंसात्मक आंदोलन के सड़क पे क्यों नहीं उतरते? जी, राहुल गांधी से मेरी यही शिकायत है, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से मेरी, ये हुड्डा जी से मेरी यही शिकायत है, अशोक गहलोत से मेरी शिकायत है। भाई अगर आप समझते हैं कि ये बेईमानी से चुनाव हो रहा है, सड़कों पे आओ ना। किसान आए तो थे, अपनी बात बनवा के चले तो गए थे, लेकिन बंगाल में ये नहीं होगा। अगर इन्होंने बेईमानी से हराया, आप विश्वास मानिए 5 तारीख को 10 लाख लोग आपको कलकत्ता की सड़कों पे दिखाई पड़ेंगे, और सरकार के हाथ पैर, और अहिंसात्मक, जी, हिंसा नहीं होगी, अहिंसात्मक। और उसके बाद पूरे देश के वो लोग जो ये चाह रहे हैं, ये गांधीवादी आंदोलन हो, अहिंसात्मक आंदोलन हो, और इन लोगों की आंखें खुले कि ये जो संवैधानिक संस्थाओं को कंप्रोमाइज करा के ये इलेक्शन को जीत के जनता को बिल्कुल महत्वहीन बना रहे हैं, इनको जवाब मिलना चाहिए। वो जवाब इनको बंगाल से मिलेगा। जी बिल्कुल, वो जवाब बंगाल से मिलेगा। अब देखना है, दूसरे फेज का मतदान अभी बाकी है और रिजल्ट जब आएंगे। लेकिन यहाँ पंजाब को एक तरीके से तमाम इन चीज़ों से, आपने जैसा कहा कि यहाँ से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई पंजाब के एपिसोड से, लेकिन राम माधव का एपिसोड आकर उसने सारी चीज़ों पर लगता है पानी फेर दिया। अब समझ ये भी अब विश्लेषण का होगा, जिस पर हम लोग कभी बात करेंगे। क्या राम माधव ने ये जानबूझकर कहा? क्या इसके लिए उनको आरएसएस से कोई कोई सपोर्ट था, कहा गया था? जो कुछ भी रहा हो, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और आकर फिर माफ़ी मांग रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने ये जब कहा तो क्या अपने मन से उन्होंने कहा या फिर उसके पीछे एक कोई रणनीति काम कर रही थी, आरएसएस की हो, बीजेपी की हो या किसी की भी हो। बहरहाल अब ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और एक तरीके से विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी के ही एक वर्ग और आरएसएस के ही एक वर्ग की मुहर लग गई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने तमाम बातें बताई। और ये अब इस पर पीछा छूटने वाला नहीं है, ना तो राम माधव का, ना बीजेपी का, ना ही आरएसएस का। और एक बड़ा आरोप लगा दिया है राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, कहा कि राष्ट्रीय सरेंडर संघ। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।